Pushed on the back foot, the BJP alleges that this is the Congress's dirty tricks department at work. That Congress is rattled by the sort of response that Narendra Modi's rallies are getting, which is why they're trying to hatch a political conspiracy against him. I caught up with Sushma Swaraj. This is her first television interview since the time Narendra Modi was elevated to the prime ministerial candidate position in the BJP. What is the equation with the Gujarat strongman? What does she think about Snoopgate? And what about Advaniji's reservations about the manner in which the BJP was being run? Is the party now coming under a personality cult? Is sycophancy on the rise in the BJP? I asked all these questions. This is what Sushma Swaraj had to say. This is a Headlines Today exclusive. Hello and welcome. We're on the campaign trail and we are joined today by leader of the opposition Sushma Swaraj, who almost never ever gives interviews. So I want to begin by thanking Sushma ji for taking out time for Headlines Today. And I want to ask you in the beginning about the assembly elections. We're traveling to Madhya Pradesh, where we are seeing Jyotiraditya Scindia mount quite a commendable fight back for the Congress party. Earlier it was perceived that the BJP is way ahead. He's been able to pump some life back and is giving Shivraj Singh Chauhan quite a run for his money. जीत बहुत आसान होगी। ये सिर्फ ऊपरी सतही चीज आपको दिखाई दे रही है कि वो आए हैं तो उनको देखना चाहिए। देखने उमड़ने वाली भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे हम मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोकल एमएलएस के खिलाफ, बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। जहां शिवराज जी की एक तरफ गुडविल है, वहीं लोकल एमपीज के खिलाफ, एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है, जो कि काफी बड़ी दिक्कत है। नहीं, देखिए, हमने काफी बड़ी मात्रा में टिकट काटे हैं। इस पूरे का आकलन किया था। जहां एंटी इनकम्बेंसी था या कुछ और कारण था कि काफी दिन 5 या 7 बार वो लोग लड़ चुके थे, तो इसलिए कोई नया चेहरा लोग चाहते थे, तो उसका हमने पहले ही समाधान किया है। लेकिन जो लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत नाराजगी कार्यकर्ता में होती है उसको संगठन संभाल रहा है। कितने अहम हैं ये असेंबली इलेक्शंस बीजेपी के लिए? इन्हें सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2014 का। क्या स्कोर लाइन होगा जो आपको लगता है कि बीजेपी को एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा करेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि चारों राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 तो अभी भी हमारे पास हैं, 2 कभी न कभी हमारे पास रहे हैं, और ये राज्य ऐसे हैं जहां थर्ड फोर्स नहीं है। डायरेक्ट लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इसलिए स्कोरिंग तो यही है कि 4 में से 4, और मुझे ये लगता है कि हम 4 में से 4 जीतेंगे। मिजोरम तो हमारा जनाधार नहीं है, तो वो तो कांग्रेस के खाते में जाएगा, लेकिन ये चारों राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थर्ड फोर्स ना होने की बात की, लेकिन अगर दिल्ली चुनावों की बात करें तो इस बार एक थर्ड फोर्स खड़ी हुई है। सारे ओपिनियन पोल्स दिल्ली में आम लोगों पे चर्चा करने से लोग आम आदमी पार्टी की चर्चा करें। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो ऑपोजिशन स्पेस थी, एंटी शीला स्पेस थी, वो बीजेपी ने वकेट करके केजरीवाल के लिए खाली। ये मीडिया म्यूजिक है, फोर्स नहीं है आप पार्टी। और कल जब से उनके उम्मीदवारों की संपत्ति की घोषणा हुई है, तब से तो लोग अचंभित हो गए हैं। टोपी पहन के वो कहते थे मैं हूं आम आदमी, अब उनको लगता है कि अगर 30-30 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, तो कल मैंने कहा था कि अब ये पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं, ये अमीर आदमी पार्टी है। और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई वो आम आदमी पार्टी नहीं है, और एक व्यक्ति का अपना करिश्मा वो बना करके चल रहे थे, लेकिन इससे करिश्मा टूटा भी है। तो आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत स्पॉइलर हो सकती है, लेकिन वो कोई सीट जीतेगी या सरकार बनाएगी ऐसा नहीं है। तो थर्ड फोर्स मत कहिए उसको। पर लग रहा है कि इस वक्त तंत्र एकजुट हो गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। फॉरेन फंडिंग एनआरआई से बीजेपी को भी मिलती है, कांग्रेस को भी मिलती है, लेकिन जांच होती है आम आदमी पार्टी पे। बीजेपी के कार्यकर्ता जाके इंक छिड़क देते हैं अरविंद केजरीवाल पे। क्यों घबराए हुए नेता केजरीवाल से? देखिए, बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम उनको कोई बड़ी ताकत मानते ही नहीं। हाँ, जो स्याही छिड़कने वाली बात है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि बीजेपी की शैली नहीं है। हम लोग विरोध के तौर पर करते हैं, लेकिन स्याही छिड़कना, थप्पड़ मारना, जूता फेंकना, ये हमारी शैली में नहीं है। और इसलिए हमें दुख हुआ
कि जिसने किया उसने ये कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, पर जब जांच हो रही है फंडिंग की तो बीजेपी को कहना चाहिए कि आप हमारी भी फंडिंग की जांच कीजिए। आप क्यों नहीं कहती हैं? हमें कहने की क्या जरूरत है? जिसने करनी है कर ले जांच। आखिरकार सरकारी जांच कराती है ना, तो कर ले जांच। हमने विरोध कब किया? कर ले जांच। पर आपको नहीं लगता कि ये गलत है कि आम आदमी पार्टी को लगातार टारगेट किया जा रहा है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से मूवमेंट को उन्होंने पार्टी में खड़ा किया, जिस तरीके से एंटी करप्शन को लेकर माहौल बनाया, आपको अपना प्रत्याशी चेंज करना पड़ा, विजय गोयल को हटा के हर्षवर्धन को लाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल फोर्स तो बन गया है आम आदमी पार्टी। देखिए, पहले मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है कि हमें बदलना पड़ा। विजय गोयल अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को हमने सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है। सीएम कैंडिडेट उससे पहले कभी विजय गोयल प्रोजेक्ट नहीं हुए थे। वो तो खुद को कहते फिर रहे थे कि मैं सीएम कैंडिडेट। कोई खुद को कुछ क्या कहे, उन्होंने खुद भी नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो हमने बिल्कुल नहीं बदला। विजय गोयल अध्यक्ष थे, विजय गोयल आज भी अध्यक्ष हैं, और सीएम कैंडिडेट हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया। जो स्पेस खाली था, हम लोग तय करना चाहते थे किसी को, उसके बारे में हमने तय किया। तो बिल्कुल कोई वो ऐसी बड़ी मॉरल फोर्स बन गए हैं कि जिसके कारण हमें कैंडिडेट बदलना पड़ा, ये बिल्कुल गलत है। विजय गोयल अध्यक्ष हैं, हर्षवर्धन पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। जितने भी पोल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम बड़ी मेजॉरिटी से सरकार बना ले। कहीं ना कहीं दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ एक हैवीवेट चेहरा खड़ा कर पाने में बीजेपी की, आप मानेंगे, नाकामी रही। आप 8 दिसंबर आने दीजिए, सारे पोल्स गलत साबित हो जाएंगे। अब कई गलतियां भी होने लगी हैं मोदी द्वारा। हिस्टोरिकल ब्लंडर्स करने लगे हैं, तक्षशिला को लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक के बाद एक, चूंकि वो इतने एंथुजियास्टिक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत चूक होने लगी है। इससे कहीं बड़ी चूक तो आपके विदेश मंत्री ने की थी। भारत की जगह पुर्तगाल का भाषण पढ़ के चले आए थे। उसके बारे में कांग्रेस को क्या कहना है? अब आप एसएम कृष्णा से तुलना करेंगी? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या, यूनाइटेड नेशंस में आपका विदेश मंत्री भारत के भाषण की बजाय पुर्तगाल का भाषण पढ़ दे, वो ज्यादा बड़ी चूक है या ये ज्यादा बड़ी चूक है? मैं ये तुलना कर रही हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार अब ललकार कर कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के लेसन तो ले लीजिए प्रधानमंत्री बनने से पहले। मैं इसीलिए उन्हीं प्रधानमंत्री को कह रही हूँ कि उनके प्रधानमंत्री के ही वो विदेश मंत्री थे जो भारत की जगह पुर्तगाल का भाषण पढ़ा है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, जब ऐसी चूक उनकी तरफ से होती है तब प्रधानमंत्री का क्या कहना है? नहीं, पर आपने सवाल को एक एग्जाम्पल लेकर टाल दी। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की गलतियों से कैंपेन की क्रेडिबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है? मैंने सवाल को टाला नहीं है। मैंने ये कहा है कि अगर वो उसके लिए समझते थे कि स्वाभाविक सी चूक है, तो फिर ये भी स्वाभाविक सी चूक है। इसका बतंगड़ बना रहे हैं, और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपके देश का विदेश मंत्री पुर्तगाल का भाषण पढ़ता है, उसको आप लाइटली ले रहे हैं। मैं इसकी तुलना कर रही हूँ। कहा यह जा रहा है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी इस वक्त एक पर्सनैलिटी कल्ट की गिरफ्त में आ गई है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी के रहते कांग्रेस 1970 के दशक में थी, जब कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कहा जा रहा है कि बीजेपी भी उसी दिशा में बढ़नी शुरू हो गई। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ किसी ने पार्टी से ऊपर होने की ना कोशिश की है और ना पार्टी ने किसी को अपने से ऊपर होने दिया। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए इंदिरा इज इंडिया वाली सिमिली हमारे यहाँ बिल्कुल चलती नहीं है। हमारे यहाँ संगठन का जो चेहरा अगर जाता है नेतृत्व के तौर पर, तो उसके लिए तो हमेशा कहते हैं, जब अटल जी थे तो हमने कहा था ट्राइड एंड टेस्टेड, जांचा परखा खरा, ये कहकर हम चले थे। अगर आपके पास एक मजबूत चेहरा है तो उसको भी आप दिखाते हैं, लेकिन इसके कारण संगठन को हम पीछे नहीं करते। ये बहुत पुराना संगठन है, इसकी अपनी एक शैली है, इसलिए हमारे यहाँ कभी संगठन से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। पर आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी में सिकोफंसी का एक दौर आ रहा है? आडवाणी जी ने भी अपने ब्लॉग में लिखा कि पर्सनल एजेंडे पे पार्टी अब चल रही है, संगठन जिस तरीके का पहला हुआ करता था अब उस तरीके का नहीं है। वो एक बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और उनको अगर कहीं कोई चीज ऐसी दिखती है तो उनका कहना फर्ज है और उसको सुधारना हमारा फर्ज है। तो इसलिए जो बात उन्होंने कही उसको सुधार भी लिया गया, और उसके बाद से आडवाणी जी ठीक भी हैं। जब ये एक बड़ा विवाद हुआ कि कोई प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा, उस वक्त बात चली कि सुषमा जी नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्शन से नाराज हैं, कि सुषमा जी को लगता है कि एक को प्रोजेक्ट करना नुकसानदेह होगा, फोकस करप्शन से हट के मोदी के व्यक्तित्व पे आ जाएगा। आज अगर देखें तो वैसा ही हो रहा है जो आपको चिंता है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने कभी ये बात नहीं कही थी
कि उनके प्रोजेक्ट करने से, फोकस करप्शन से हट के उन पर आ जाएगा। ये बात कभी नहीं कही थी। मीडिया ने चलाई बहुत, लेकिन जितनी बार भी मुझसे पूछा गया, मैंने बार बार ये कहा कि मैंने ये बात कभी नहीं कही थी। आपका नरेंद्र मोदी से आज इक्वेशन कैसा है? क्या आप उनको अपना नेता मानती हैं, कोलीग मानती हैं? क्या आपको लगता है कि आप उनके साथ काम कर पाएंगी, या आपके अभी भी कुछ रिजर्वेशन? मेरा रिजर्वेशन कभी नहीं था। इज फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स। और आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं? आपको लगा है कि जिस तरीके की लीडरशिप बीजेपी को चाहिए नरेंद्र मोदी वो दे पाएंगे? मैं अनकंफर्टेबल कभी नहीं थी। फिर इस तरह की इतनी बातें को तो कहीं ना कहीं तो स्मोक अगर कहीं ना कहीं नीचे फायर होगी, इसी वजह से इतना स्मोक था। पर स्मोक नहीं था, तभी फायर हो गई। मैं कहती थी स्क्रीन कि तिल को ताड़ बनाया जा सकता है, राई को पहाड़ बनाया जा सकता है। जहाँ तिल और राई भी ना हो, वहाँ भी आप पहाड़ और ताड़ बनाते, ये तो अन्याय है मेरे साथ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस कैंपेन की भाषा शैली और जिस तरीके की भाषा का इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, कहा जा रहा है कि इससे घटिया, इससे खराब भाषा कभी किसी पहले इलेक्शन में नहीं हुई। आपको लगता है कि ये चूक, ज्यादा आरोप मोदी पे लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये चूक दोनों पार्टियों से हो रही है कि कैंपेन का स्तर? देखिए, अगर आप याद करें पिछले चुनावों में भी हमेशा ये बात आती है कि चुनाव में भाषा संयम लोग खो देते हैं। और आपने स्वयं ही कहा कि ये एक तरफ से नहीं हो रहा, और ये दो तरफ से भी नहीं, चारों तरफ से हो रहा है। कभी किसी दल का नेता बोलता है, कभी किसी दल का नेता बोलता है। लेकिन पिछले चुनाव में भी मैंने कहा था, पार्लियामेंट में जब एक बार थोड़ा बहुत सर गिरा तब भी मैंने कहा था, और आज भी मैं ये कह रही हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा भाषा संयम के पक्ष में रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि आप आक्रामक से आक्रामक बात संयमित भाषा में कर सकते हैं, और इसीलिए भाषा संयम बनाए रहें हम तो ज्यादा अच्छा हो। पर क्या किसी ऐसे शख्स का जो पीएम बनना चाहता है, बार बार किसी को शहजादा कहना, खूनी पंजा कहना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? जिस तरीके से पर्सनल बिलो द बेल्ट इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं मोदी द्वारा। नहीं, आप कह रहे हैं जो पीएम बनना चाहता है उसके द्वारा कहना, यूपीए की चेयरपर्सन का मत का सौदागर कहना ठीक है क्या? ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि आप अनकंफर्टेबल हैं जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इसकी पक्षधर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि चुनाव लोकतंत्र में बहुत शालीन भाषा में किए जा सकते हैं, और आप अपनी बात बहुत दृढ़ता से कह सकते हैं। शालीनता और दृढ़ता परस्पर विरोधी नहीं है। सुषमा जी, आप देश की सबसे वरिष्ठ महिला नेताओं में से हैं। हाल में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ जिसमें कुछ फोन रिकॉर्ड्स जारी किए गए। कहा गया कि अमित शाह ने बगैर परमिशन लिए एक महिला जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी निगरानी रही किसी साहिब के कहने पे। क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। जिस समय कांग्रेस बौखलाती है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता कहने के लिए, तब वो चीजें ढूंढती है, नहीं मिलती तो घड़ती है। और बहुत लोग इस तरह की साजिश के शिकार हो चुके हैं, और अब आम जनता भी समझती है कि उनके इस तरह के षड्यंत्र चलेंगे नहीं। अगर मैं मान भी लूं एक मिनट के लिए कि ये साजिश है, राजनीतिक साजिश है, पर हकीकत यह है कि बगैर इजाजत के किसी लड़की का फोन टैप किया गया। लड़कियों से मैंने बात की, कई हमारे न्यूज रूम में बाहर भी, उन्होंने कहा कि हम बहुत अनकंफर्टेबल हैं एक ऐसी सिचुएशन में जब कोई गृह मंत्री या मुख्यमंत्री किसी महिला पर निगरानी रखे इस तरीके से। जो बात आप कह रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आप उसको सच मान रहे हैं, तब कह रहे हैं ना। मैं ये कह रही हूँ कि सच नहीं है, ये घड़ी हुई चीजें हैं। पर बीजेपी से भी जो बचाव आया उसमें ये नहीं कहा कि टेप्स गलत है। उन्होंने कहा कि लड़की के पिताजी ने नरेंद्र मोदी को कहा कि लड़की बैड कंपनी में फंस गई है, इस पर आप नजर रखिए। तो बीजेपी भी नहीं कह रही कि ये टेप्स गलत। नहीं, मेरा क्या, तो संदर्भ अलग है ना। जो उन्होंने बचाव में कहा वो संदर्भ अलग है कि एक पिता अगर आकर के शिकायत करता है और उसको राहत देने के लिए आप कोई बात करते हैं, और इधर से आप उसको ये कहें, इधर आप अपराध बता रहे हैं उसे, तो संदर्भ अलग है ना। सुषमा जी, अगर पिता ने कहा भी तो इस तरीके से ऑब्सेसिव नेचर के साथ किसी लड़की को फॉलो करना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आप इससे कंफर्टेबल हैं? खुद आप महिला भी हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये चीजें संदर्भ से अलग हटकर कही जा रही हैं और घटकर कही जा रही है। इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे अपराध किया गया है। नहीं, तो आप मानती हैं कि अपराध नहीं, क्योंकि टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन है, आपने जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए किसी का सर्वेलेंस करने के लिए उसका उल्लंघन है, तो कहीं ना कहीं नॉर्म्स का वायलेशन। बातें आप जो कह रहे हैं वो उस पूरी घटना को अपने तरीके से सच मान के कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उस तरीके से ये सच नहीं है। तो मांग की जा रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा इसकी जांच हो जाए। क्या आप इसके लिए मंजूर हैं? करवा लीजिए।
आप कह रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जज करे तो उसमें कर ले। आपको लग रहा है कि इस तरह की बातें आने से लोगों के मन में शंका होगी कि ये कौन लोग हैं, नियम कायदा कानून फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जो लोग नाखुश भी हों यूपीए से उनके जहन में डाउट क्रीप होगा? देखिए, लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और कांग्रेस की कुचक्र और चालों को भी जानते हैं। वो इससे भी बड़ी साजिश और षड्यंत्र कर सकते हैं, इसके लिए उनकी मनस्थिति तैयार है। इसलिए लोग इसके बहकावे में नहीं आएंगे। चाहे जो कर लें, जितनी मर्जी साजिश कर लें, जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, लेकिन इनकी वो मनोकामना पूरी नहीं होगी जिसके कारण से वो ये साजिशें कर रहे हैं। बीजेपी को लेकर इस वक्त जो एक सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि जिस तरीके से वाजपेयी जी के तहत एनडीए था, एक बड़ा विशाल एनडीए, इस वक्त सूरत नहीं दिख रही कि उसी तरीके का एनडीए आप खड़ा कर पाएंगे। इस बार बीजेपी अपने ही दम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, जहाँ तक एलाइज का सवाल है, अभी मुझे लगता है कि 8 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद राजनीतिक तस्वीर साफ होगी। कुछ समीकरण तो उस समय बदलेंगे। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, अगर बीजेपी ज्यादा एलाइज के बिना भी चुनाव लड़ती है तो अगर लोगों ने मन बना लिया है, जो कि दिखाई पड़ता है कांग्रेस को हराने का, तो हमने वो भी समय देखा है जब बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता है दूसरे दलों का, जब लोग तय कर लेते कि किसी को हराना है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा, अभी अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, और लोग मन बना रहे हैं। अगर मैं कहूँ बना चुके हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे में बीजेपी अपने तय भी स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 8 तारीख के बाद भी कुछ तस्वीर साफ होगी, उसमें भी समीकरण बदलेंगे और पोस्ट पोल अलायंस की संभावना तो हमेशा ही बनी रहती है। पर सवाल फिर से उठते हैं व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर, और नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो हमेशा एकला चलते हैं। जब गुजरात में भी बाकी लीडर्स को दरकिनार कर दिया गया, तो ऐसे में नवीन पटनायक को, ममता बनर्जी को, मायावती को ये चिंता होगी कि हम कैसे एक तानाशाह के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ काम करें जो अपनी पर्सनैलिटी बाकियों पर हावी करे। कि पहले तो इस शब्द पर मुझे आपत्ति है जो आपने तानाशाह का, वो कहा जाता है, मेरी सोच नहीं है, लेकिन ये उनपे आरोप लगता है। ये परसेप्शन गलत है। तानाशाह कभी 3-3 बार चुनाव जीत कर नहीं आता। तानाशाह ऐसी सरकार नहीं चलाता कि जनता उसको पसंद करे और 3 बार उसको चुनाव में जिता करके भेजे। तो ये शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। और जहाँ तक आपने कहा कि सबको दरकिनार करके इतना बड़ा संगठन गुजरात का चुनाव लड़ता है, वो नेतृत्व देते हैं, लेकिन गुजरात का संगठन चुनाव लड़ता है, तो ये कहना कि इसलिए लोग साथ नहीं आएंगे, ये गलत है। और ये हाइपोथेटिकल सवाल है। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद असलियत सामने आएगी। कल हमने दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ओवरटाइम काम कर रहा है, कि जब राहुल गांधी की रैली होती है तो आप वहां पे भीड़ भेज देते हैं ताकि लोग जैसे राहुल बोलने के लिए तैयार हों वहां से चलने लगे। माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी का तो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कभी होता ही नहीं है। काम करने की तो तब सवालों के कोई डिपार्टमेंट हो, ये काम तो वही लोग करते हैं। लेकिन अगर उनको ये भी नहीं मालूम है कि राहुल के यहाँ भीड़ ये आ जाए, बेहतर होगा कि वो आंख खोलकर सच्चाई देखें। और सच्चाई ये है कि दिल्ली में एक भयंकर कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है, जिसको उनका कोई नेता रोक नहीं पा रहा, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। राहुल गांधी का जो कैंपेन है वो क्लिक नहीं कर रहा, गलतियां कर रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही, उत्साह नहीं जुटा पा रहे। आपके हिसाब से कहाँ गलती हो रही है? देखिए, गलती सबसे बड़ी ये है कि राहुल गांधी नेतृत्व की क्षमता नहीं दिखा पा रहे। एक शासक का जो मादा है वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मादा उनमें नहीं है। आखिरकार लोग उबाऊ भाषण सुनने तो नहीं जाएंगे ना, लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप कैसे शासक, अच्छे शासक बनेंगे। वो अच्छे शासक वाली भूमिका वो ले ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे आपके हिसाब से? क्योंकि उनमें वो मादा नहीं है। सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच।